सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल में क्या होता है देखो। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसे n स्पिन की एक चेन है। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से n स्पिन है, अप स्पिन, डाउन स्पिन, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक n स्पिन की क्या है, चेन है। अब इस n स्पिन में क्या होता है, इस वाले स्पिन का जो इंटरेक्शन होता है इस वाले इसके नेबर वाले पॉइंट्स के साथ ही होता है, नेबर वाले स्पिन के साथ ही इंटरेक्शन। एंड इस स्पिन की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसको हम क्या कर लेंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे और फाइंड करेंगे कि इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो क्या होती है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसका जो एंड है और इसका जो स्टार्ट है अगर इसको ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ इस सर्कल में क्रिएट हो जाएगा। एंड आल्सो इसका जो अप स्पिन है या डाउन स्पिन है या डाउन स्पिन, और ऐसे करते करते यहाँ से ऐसे ये स्पिन बनते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 1 स्पिन बोलूं, इसको 2 स्पिन, इसको 3 स्पिन, एंड आल्सो करते करते ऐसे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा n-1 एंड आल्सो ये वाला n स्पिन हो जाएगा, ठीक है। सो वही हमने कुछ बेसिक बातें यहाँ लिखी है। सो देखो, वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल इज अ चेन ऑफ n स्पिन। एक n स्पिन का एक चेन है एंड ईच स्पिन इंटरैक्ट ओनली नियरेस्ट नेबर्स and neglecting external magnetic field H, we can write energy of the configuration specified by जो भी हमने स्पिन बताया, S1 स्पिन, S2 एंड Sn, एंड इस स्पिन एज इसकी जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको EI लिखना चाहूंगा, इंटरेक्शन एनर्जी ये होगी which is equal to माइनस एप्सिलॉन समेशन ओवर I। एंड मैंने क्या बताया आपको, चलिए मान लिया कि मेरे पास ये जो पहला पॉइंट है SI पॉइंट है और इसका जो इंटरेक्शन होगा वो उसके नेबर वाले पॉइंट के साथ होगा, यानी कि उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, SI+1 हो जाएगा। तो क्या मैं इस जगह पे SI इंटू SI+1 लिख सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी मेरे पास क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है। ये क्या हो गई, इंटरेक्शन एनर्जी। अब हमको पार्टीशन फंक्शन भी पता है। पार्टीशन फंक्शन हम जनरली Z से डिनोटेड कर लेते हैं। पार्टीशन फंक्शन इस सारे मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ से समेशन ओवर S1 बराबर प्लस और -1। अब यह S1 इस पहले स्पिन के लिए, और ये प्लस और माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, ये स्पिन तो या तो अप हो सकती है या तो डाउन हो सकती है, ठीक है। अप प्लस हो तो डाउन माइनस हो जाएगी। तो S1 इज इक्वल टू प्लस और -1, S2 इज इक्वल टू प्लस और -2, एंड ऐसे करते 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 मेरे पास क्या हो जाएगा, समेशन ओवर यहाँ से Sn बराबर क्या हो जाएगी, प्लस और -1। एंड आल्सो मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल, ये क्या पार्टीशन फंक्शन को लिखने का कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है कि माइनस बीटा इंटरेक्शन एनर्जी EI। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लेना चाहूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो देखो जरा आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी क्या है, यहाँ एनर्जी है एंड आल्सो यहाँ भी EI है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 पुट इन वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। सो वी गेट, देखो हम क्या निकल कर आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको लिखूंगा Z इज इक्वल टू समेशन ओवर S1 इक्वल टू प्लस और -1 एंड सो ऑन समेशन ओवर Sn इक्वल टू प्लस और -1 एंड एक्सपोनेंशियल। अब इस बीटा की जगह पे तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे, सो EI की जगह पे ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड आल्सो यहाँ से बीटा E एंड समेशन ओवर I बराबर एंड क्या है, SI इंटू SI+1, ठीक है। हमने किया कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। सो आल्सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर समेशन हो तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, एक रूल्स है। और वो प्रोडक्ट में चेंज होने के बाद हमारे पास एक हमको प्रोडक्ट मिलता है, एक इक्वेशन मिलता है। वो इक्वेशन क्या मिलता है, इसके बाद में काम, वो बचा हुआ काम आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। आप इक्वेशन नंबर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा, आप इक्वेशन नंबर 3 तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 3 तक हम पहुंच चुके थे। अब इक्वेशन नंबर 3 के बाद जरा ध्यान से देखना, ये जो पार्टीशन फंक्शन है Z, मैंने अभी अभी बोला है कि ये वाला तो पार्ट आपका एज इट इज रहेगा, समेशन ओवर S1 बराबर प्लस और -1 एंड ठीक है, एंड सो ऑन समेशन ओवर Sn इक्वल टू प्लस और -1। एंड अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल में समेशन हो तो हम उसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट यानी कि पाई है, और वो वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स हमको मिलेगी cos of hyperbolic beta E and plus SI into SI+1 sin of hyperbolic beta E। आप बोलोगे भैया ये कहां से आ गई,
अगर आपने ये पढ़ा होगा ध्यान से, अगर आपको समझ में आ जाएगा वीडियो की तरह, अगर आपने ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ई की पावर क्या होता है, यहाँ से बीटा ई एंड प्लस ई की पावर माइनस बीटा ई अपॉन 2, ये वाला पार्ट होता है। एंड ऑल्सो क्या और एक फॉर्मूला होता है कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई इक्वल टू ये होता है ई की पावर बीटा ई माइनस ई की पावर माइनस बीटा ई अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको समझ जल्दी से आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंड आल्सो हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे SI इनटू SI प्लस 1। अगर ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको अगेन कौन सा वाला इक्वेशन मिलने वाला है, इक्वेशन नंबर 3 मिलने वाला है। एंड आल्सो एक बात और ध्यान में देना कि अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल में C इंटू S इंटू H डैश है, ये होने के बाद अगर S इंटू H डैश की वैल्यू अगर मेरे पास प्लस 1 हो गई या मेरे पास S इंटू H डैश की वैल्यू माइनस 1 हो गई, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा दो होने के बाद मेरे पास एक्सपोनेंशियल में e की पावर माइनस c मिल सकता है एंड आल्सो e की पावर अगर सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस मिलेगा e की पावर c, एंड e की पावर यहाँ माइनस है तो e की पावर माइनस c मिलने की संभावना है। एंड आल्सो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन होता है, ये आल्सो होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एंड यहाँ क्या है c है एंड इनटू सॉरी प्लस SI इनटू SI डैश, या ऐसे इसको डायरेक्टली लिख लो कि S इनटू H डैश साइन ऑफ हाइपरबोलिक c, कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। सो अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया है, ये इक्वेशन नंबर 4 हमको एक प्रोडक्ट देता है। तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो हमको एक उस प्रोडक्ट का यूज करके अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें से कुछ पार्ट्स हमको थीन कंपोनेंट दिखाता है और कुछ जो पार्ट्स है वो थिक कंपोनेंट दिखाता है। तो वो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ किस तरीके से दिखता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ये हमको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देता है कि दिस इक्वेशन गिव्स प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इक्वेशन गिव्स प्रोडक्ट। सो कौन सा प्रोडक्ट देने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, वो जो हमको ये होता है कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड इनटू उसकी पावर है n माइनस एस इनटू यहाँ से SI इनटू SI प्लस 1 एंड आल्सो साइन ऑफ यहाँ से साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड उसकी पावर में होता है s एंड आल्सो यहाँ से SI इनटू SI प्लस 1 एंड यहाँ से सो ऑन SJ इनटू SJ प्लस 1। इस तरीके का प्रोडक्ट ये इक्वेशन नंबर 4 हमको देता है और इसका यूज करके हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब हमको कुछ अलग से ग्राफ दिखाई देता है, सर्कुलर में कुछ थिन एंड थिक पार्ट दिखाई देता है, वो हम आगे देखने वाले। अब यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो इक्वेशन नंबर 4 एंड जो हमको नीचे में प्रोडक्ट मिला था तो उसका यूज करके हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो मेरे पास यहाँ ऐसे कुछ पॉइंट्स है। सो इस पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एक स्पेसिफिक लाइन से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को मैं अगर इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, ये थिक पार्ट है एंड आल्सो ये थिन है एंड आल्सो ये थिक है एंड आल्सो ये थिन, ये ऐसे थिक एंड ऐसे थिन, कुछ इस तरीके से मेरे को थिक एंड थिन लाइन मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास अगर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई इसके करस्पॉन्डिंग जो मुझको लाइन मिलती है तो ये मुझे थिन लाइन मिलती है, ठीक है। एंड आल्सो मेरे पास H डैश या हमको SI इनटू SI प्लस 1 एंड साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको लाइन मिलती है वो हमको थिक लाइन मिलती है, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ एंड आल्सो ये जो प्रोडक्ट है हमको कुछ पार्टीशन फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखाता है कि पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने लिखा यहाँ 2 एंड उसकी पावर n। ये मैंने 2 एंड उसकी पावर n ही क्यों लिखा, 3 भी लिख सकता था। तो ऐसे में माय डिफरेंस ये जो हमको हमारे पास स्पिन होता है या तो अप स्पिन हो सकता है तो डाउन स्पिन हो सकता है। तो इस तरीके के दो स्पिन पॉसिबल है, इसलिए हमने 2 की पावर n लिखा। एंड आल्सो इसके बाद हम लिखेंगे कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड उसकी भी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी एंड प्लस यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड उसकी पावर हो जाएगी n, ठीक है। इसके बाद ये हम डेरिवेशन देखने वाले। एंड आल्सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास जो क्या हो जाएगा कि ये जो कॉस ऑफ हाइपर उसके बाद उससे पहले हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/kt। ये वैल्यू रिजल्ट हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर मेरे पास t नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये मेरे पास बीटा नॉट इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा।
ठीक है, इसकी ये अगर जीरो नहीं होगा तो बीटा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। एंड ऑल्सो मेरे पास ये जो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई है ये बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है किससे, साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई से। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या मैं इसको कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई इसकी पावर एन, ये बहुत बड़ा है किससे, साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड उसकी पावर में क्या है एन। तो क्या मैं इसको, ये बहुत बड़ा है तो एज कंपेयर टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई, तो मैं इसको निग्लेक्ट कर दूंगा जनरली एंड पार्टीशन फंक्शन लिखने की कोशिश करूंगा z इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड ऑल्सो यहां से होता है कि cos ऑफ हाइपरबोलिक, ठीक है, cos ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड उसकी पावर में है, वो तो हमने निग्लेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे माय डिफरेंस, इक्वेशन नंबर मेरा आई थिंक 4 हो गया था, सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 देना चाहूंगा। एंड इक्वेशन नंबर 5 के बाद मेरे पास एक सिंपलेस्ट इक्वेशन होता है कि जो कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सो मैं यहां लिखूंगा कि वी नो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज गिवन बाय, वी नो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। क्या होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का फॉर्मूला, सो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हम जनरली एफ से दिखाई डिनोटेट करते हैं। सो F इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग E इंटू जेड, ठीक है, लॉग जेड बोल रहे थे हम। तो इस के टी की जगह पे टाउ भी आ सकता है। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 देना चाहूंगा एंड ऑल्सो यूज इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 7 वी गेट, सो F इक्वल टू माइनस के टी तो एज इट इज रहेगा, ये तो लॉग भी एज इट इज रहेगा, z की जगह पे आएगा 2 की पावर n एंड ऑल्सो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा e की पावर n। सो माय डियर फ्रेंड्स अब यहां से ध्यान से देखना, इसकी भी पावर n है और इसकी भी पावर n है, तो क्या मैं इसको इसकी होल की पावर n लिख सकता हूं कि f इज इक्वल टू माइनस के टी लॉग e एंड ऑल्सो यहां से 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा e एंड उसकी पावर n। सो इसको n को इसके मल्टीप्लिकेशन में भी लिया जा सकता है कि f इज इक्वल टू माइनस एन के टी एंड ऑल्सो लॉग यहां से आएगा 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और रिलेशन होता है मेरे पास, पार्टीशन फंक्शन, सॉरी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड एनर्जी, तो इन दोनों के रिलेशंस हम देख लेते हैं वो क्या होता है। एंड ऑल्सो मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 देना चाहूंगा एंड इक्वेशन नंबर 7 का यूज हम आगे करने वाले, तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो इसके बाद देखो मेरे पास एक एनर्जी का सिंपल रिलेशन होता है कि एनर्जी इक्वल टू वो होती है डो अपॉन डो 1 बाय टी एंड ऑल्सो यहां से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अपॉन टी, ठीक है। सो इसको इक्वेशन नंबर मैं देना चाहूंगा 8 एंड इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 8 में यूज करेंगे। सो एनर्जी इक्वल टू यहां से डो अपॉन डो 1 बाय टी एंड ऑल्सो एफ की जगह पे माय डिफरेंस कौन सी वैल्यू, ये वाली नीचे वाली वैल्यू आएगी माइनस एन के टी एंड यहां से है लॉग एंड ब्रैकेट में है 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक बीटा ई एंड ऑल्सो इस बीटा की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, बीटा इज इक्वल टू अभी पढ़ा है कि 1 अपॉन के टी होता है। सो मैं इस हाइपरबोलिक बीटा ई अपॉन के टी लिखूंगा इसको, ठीक है, यहां तक। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, कांस्टेंट पार्ट बाहर लेंगे हम एन के एंड डिनोमिनेटर में क्या बचा है टी ए, ठीक है, ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एन के जो कांस्टेंट है वो माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन के एंड यहाँ से डो अपॉन डो 1 अपॉन टी एंड यहाँ से क्या बचा है माय डिफरेंस, यहाँ से लॉग, यहाँ से 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक E अपॉन के टी, ठीक है। अब इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉग, यहाँ से देखो इसके लॉग एक का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, सो E इज इक्वल टू माइनस एन के एंड यहाँ से लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स यानी कि 2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक E अपॉन के टी एंड ऑल्सो एक बार इस x का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं हम, तो यहाँ से 2 तो कांस्टेंट है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन होता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक E अपॉन के टी एंड फिर से एक बार इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स मेरे पास E ऊपर है नीचे है k एंड 1 अपॉन t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन t 1 हो जाएगा तो वो तो लेने की जरूरत नहीं है एंड ऑल्सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन हाइपरबोलिक E अपॉन के टी एंड कॉस हाइपरबोलिक E अपॉन के टी वो क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस tan हो जाता है, सो ये हो जाएगा एंड और एक बात यहाँ से माइनस से माइनस ये भी कैंसिल कर दो, सॉरी माइनस k इंटू के कैंसिल हो गया, सो E इक्वल टू यहाँ माइनस n बचता है एंड ऑल्सो यहाँ से E बचा है एंड और से देखो tan हाइपरबोलिक क्या है E अपॉन के टी। और एक इंपॉर्टेंट
बात माय डिफरेंस, हम क्या कर लेते हैं, ये जो एनर्जी है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है डो ई अपॉन डो टी। जैसे ही इस वाले इक्वेशन की वैल्यू हम इस नीचे वाले इक्वेशन में रख देते हैं एंड हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीवी एंड टेम्परेचर के बीच में जैसे ग्राफ ड्रॉ करके, तब हमको ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर में किसी भी तरह का ट्रांजिशन नहीं देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस आपको यहां लिखना होगा एंड अंत में जो मैंने अभी लाइन बोली, वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल इज नॉट फेरोमैग्नेटिक, सो वो आपको लिखना होगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को याद देते हैं फुल स्टॉप और बाकी का देख लेते हैं आगे की वीडियो में। इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर दी, वो आप जाके जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।